और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एनर्जी की बात की कि एनर्जीज हम किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यूज होते हैं NAD+ एंड FAD+, उनकी नेचर के बारे में और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम अपना जो पहला मेटाबॉलिक पाथवे है उसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट लेंगे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो कैटाबॉलिक पाथवे है इसको स्टडी करेंगे। यानी अभी हम एनाबॉलिज्म की तरफ मूव नहीं करेंगे, हम कैटाबॉलिज्म को देखेंगे। और कैटाबॉलिज्म को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के माइंड में एक ये स्केच होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर किस तरह से होते हैं। ठीक है, और जब सेल्स के अंदर ये एंटर होते हैं तो सेल्स के अंदर इनकी क्या क्या फेट्स होती हैं। सपोज हम लोग मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक करते हैं वो अपनी डाइट के थ्रू करते हैं, और हमारी डाइट में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सोर्सेज से आते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्च। अगर इस स्टार्च के स्ट्रक्चर को हम देखें, एनालाइज करें, तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज और सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। जैसे ही ये स्टार्च आप लोग इसका इनटेक करते हो तो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन स्पेसिफिक लिंकेजेस को, जो कि इन ग्लूकोज रेजिड्यूज के दरमियान है, इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। और इन एंजाइम्स को हम कहते हैं कि दीज आर अमाइलेसिस। यानी जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक किया तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, मोनोमेरिक फॉर्म में। और इस हाइड्रोलिसिस के रिस्पॉन्स में आपके पास इस जीआई ट्रैक्ट में जितना भी स्टार्च होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज के रेजिड्यूज हैं, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं यहां से मूव कर सकते हैं और किस में एंटर हो सकते हैं, ब्लड वेसल। ये आपके पास ब्लड वेसल है जो कि इन ग्लूकोज के रेसिड्यूज को जीआई ट्रैक्ट से पिक करेगी, और पिक करने के बाद थ्रू आउट द बॉडी जिस सेल की जितनी नीड है वहां पे इनको क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब सपोज कोई एक टारगेट सेल है और ये टारगेट सेल इस टाइम इस ग्लूकोज को अपटेक करना चाह रहा है। सो ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, एंड द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज इंसुलिन आना है। और सेल्स में एंटर होने के लिए इसके जो स्पेसिफिक गेट्स होते हैं जिनको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, GLUT, इनकी हेल्प से ये ग्लूकोज किस में एंटर होता है, किसी सेल के अंदर एंटर होता है। नाउ सपोज ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो गया है, ये आपका कोई पर्टिकुलर सेल था जिसकी मेम्ब्रेन में इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर वो ट्रांसपोर्टर अवेलेबल था जिस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ग्लूकोज ने एंटर होना। सो जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा, नाउ देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस कि ये ग्लूकोज कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सो लेट्स सी कि ये कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। किसी एक सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम हेपेटोसाइट्स को या लिवर के सेल्स को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं जब भी हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं लिवर सेल की ही बात करूंगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आपके जो फूड है
डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, बाकी सेल्स तक जाने से पहले वो हमेशा कहाँ पे जाती है? लिवर में जाती है। और लिवर डिसाइड करता है कि कितना ग्लूकोज उसने ब्लड में रिलीज करना है और कितना ग्लूकोज उसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव करना है। सो इनसाइड द सेल इस ग्लूकोज के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, इस टाइम आपके इस सेल की जो एनर्जी स्टेटस है वो बहुत लो है। इसके अंदर एटीपी की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। सो ऑब्वियसली इस केस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और वो क्या करेगा? एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सो इन द केस ऑफ लो एटीपी कंसंट्रेशन, जितना ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा, दिस ग्लूकोज विल अडॉप्ट दिस फेट कि सबसे पहले ये साइटोसोल में डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट होगा वाया प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये पायरोवेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, जहां पे ये पायरोवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल इनिशिएट अ साइक्लिक पाथवे टीसीए साइकिल, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स में आपके पास NADH और FADH2 की प्रोडक्शन होती है, और मीनवाइल आपके पास एक जो है वो GTP का मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज होता है। अब ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इट मीन्स कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो वहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं वेस्ट नहीं होते, बल्कि वो NADH या FADH2 की फॉर्म में यहाँ पे सेव होते जा रहे हैं। और फाइनली आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें कुछ ऐसी मशीनरी प्रेजेंट है जो कि इन NADH और FADH2 में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा के क्या चीज प्रोड्यूस करवाती है? एटीपी की प्रोडक्शन करवाती है। इसका फुल फ्लैज मैकेनिज्म हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्स में आपके पास इस टाइम ये सेल 30 से 32 एटीपीज जो है वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस करवा सकता है। सो पहली फेट हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें आपका ग्लूकोज सेल की जो एनर्जी स्टेटस है उसको रिप्लेनिश करने की कोशिश करता है, एटीपी की कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये एक ऑप्शन है इस ग्लूकोज के पास। ठीक है। बट सपोज ग्लूकोज इस टाइम जब सेल में एंटर हुआ है तो ऑलरेडी आपके पास एटीपी की कंसंट्रेशन जो है वो इनफ है। उस केस में ग्लूकोज की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बिकॉज एटीपी कंसंट्रेशन पहले ही सिग्निफिकेंट है, तो ग्लूकोज मजीद एटीपी नहीं बनाएगा, बल्कि दिस टाइम वो ग्लूकोज सेव होना शुरू हो जाएगा, ताकि बाद में अगर कभी स्टारवेशन की कंडीशन में आपकी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत हो तो उसके स्टोर्स अवेलेबल हों। ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन आपके पास इस ग्लूकोज को क्या अवेलेबल है? ये एक ऑप्शन हमने डिस्कस की, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है कि अगर इस टाइम एनर्जी की जरूरत नहीं है, एनर्जी नीड्स बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सेल वेल फेड स्टेट में है, इस केस में आपका ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर होता है? बिकॉज अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टोर हो गया तो ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। सो जितना ग्लूकोज आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन और प्लांट सेल्स के अंदर वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? स्टार्च में या सुक्रोज में। ये सेकंड ऑप्शन थी आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके पास इस ग्लूकोज को जो अवेलेबल है वो ये है कि सपोज इस टाइम पे आपका जो सेल है, एनिमल सेल्स में वो बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं और प्लांट सेल्स में आपके जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और हमें ये पता है कि ये जो बैक्टीरिया या प्लांट की सेल वॉल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वो भी ग्लूकोज से मिलके बनी है। प्लांट सेल वॉल आपके पास जो है वो बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बनी है, सेलुलोज। और इसी तरह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं।
सो अगर आपका जो है कोई सेल, उसमें सेल वॉल की बायोसिंथेसिस हो रही है, उसमें जो मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, एनाबोलिक पाथवेज हैं, वो चल रहे हैं, लाइक एनर्जी स्टेटस बिल्कुल ठीक है, ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन भी जो है वो वहां पे सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है, और इस टाइम आपके सेल्स जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं किसी वजह से, या तो वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप कह लें कि रिप्लेस हो रहे हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स ब्रेक होके न्यू स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, या सेल में डुप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा है, किसी भी वजह से अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन बैरियर्स की, इन वॉल्स की सिंथेसिस हो रही है, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी वहां पे भी यूज हो सकती है। यानी डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ सेल, आपका ये ग्लूकोज स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स को बनाने में भी यूज हो सकता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी बनाता है, जिसमें आपके मेम्ब्रेन्स वगैरह के जितने कंपोनेंट्स हैं ये आ जाएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, सपोज आपका सेल रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहा है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं ना कि आपका जो सेल साइकिल है उसमें सेल एस फेज से पहले या डीएनए की डुप्लीकेशन से पहले ग्लूकोज की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। सो ग्लूकोज कैसे हेल्प करता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, या रेप्लिकेशन में ग्लूकोज की ज्यादा कंसंट्रेशन बॉडी को क्यों रिक्वायर्ड होती है? जब हमें कोई इंजरी होती है, किसी किस्म का जो है वो मसल डैमेज होता है, हमारे ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स से रिप्लेस होने हैं, तो तभी ये चीज कही जाती है कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी कंटेनिंग फूड हमें चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जब आपके ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स से रिप्लेस होते हैं, या जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, तो उस केस में आपकी बॉडी को प्रिकर्सर्स ऑफ डीएनए की जरूरत होती है। लाइक अगर आप डीएनए की बात करते हो, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड का अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें आपके पास एक 5 कार्बन शुगर होती है जो कि राइबोज या डीऑक्सी राइबोज होती है। फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, या इसके अलावा अनकॉमन बेसिस भी हो सकती हैं। और जो फिफ्थ कार्बन एटम है आपके पास, उसके साथ क्या चीज अटैच होती है? फॉस्फेट्स ग्रुप अटैच होते हैं। ये आपके पास कोई सा भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जनरल स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए जो पेंटोजिस चाहिए होती हैं, जो 5 कार्बन शुगर्स होती हैं, एक्चुअली इन 5 कार्बन शुगर्स को बनाने के लिए भी कौन सा मॉलिक्यूल यूज होता है? ग्लूकोज। यानी आपकी जब डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है या रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ग्लूकोज एक पाथवे के थ्रू, द नेम ऑफ दिस पाथवे इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इस पाथवे में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि अल्टीमेटली डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में यूज होती हैं। यानी आप कह सकते हो कि इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जो सेल डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो उस प्रोसेस को फेवरेबल बनाने के लिए या पॉसिबल बनाने के लिए ग्लूकोज की कुछ क्वांटिटी इस पाथवे के थ्रू, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगी, एंड देन दीज राइबोज 5 फॉस्फेट विल लिंक अप विद नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और ये अल्टीमेटली क्या चीज बना देगी? न्यूक्लियोटाइड्स बना देगी। सो यहां से आप लोगों को ये पता चला कि ग्लूकोज जब किसी सेल के अंदर एंटर होता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होती, बल्कि ग्लूकोज किस पाथवे में जाएगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? नीड्स ऑफ सेल। उस टाइम पे सेल को किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है, किसी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की जरूरत है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की जरूरत है, या रेप्लिकेशन के लिए जो प्रिकर्सर्स हैं उनकी जरूरत है। सो जोन सा पाथवे उस टाइम सेल के लिए जो है वो जरूरी होगा, ग्लूकोज उस पाथवे को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अभी हम जिस पाथवे को पहले डिस्कस करेंगे इन कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे पास ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे होगा। यानी हमने अब जो ग्लूकोज की जितनी भी ऑप्शंस देखनी है, वो हमने ये माइंड में रखते हुए देखनी है कि इस टाइम आपका सेल कौन सी कंडीशन में है? स्टारवेशन कंडीशन में है। उसको किस चीज की जरूरत है?
एनर्जी की जरूरत है। सो किस तरह से ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोवेट बनाएगा, कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, किस तरह से टीसीए साइकिल चलेगा, कैसे एटीपी की प्रोडक्शन होगी, इस पूरे पाथवे को 3 स्टेप जो प्रोसेस है आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इसको हमने सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक है। सो आने वाले लेक्चर्स में आपने इस स्कीम को अपने माइंड में क्लियर रखना है कि इस टाइम सेल एनर्जी की उसको जरूरत है, स्टारवेशन कंडीशन में है। सो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू साइटोसोल में किस में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट में, एंड देन दिस पायरोवेट विल मूव टू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां पे वो NADH और FADH2 की प्रोडक्शन करेगी, एंड देन दीज NADH एंड FADH2 विल प्रोड्यूस significant amount of ATP inside the mitochondrial मैट्रिक्स। अब ग्लाइकोलिसिस का फुल फ्लेज पाथवे डिस्कस करने से पहले आप लोगों के सामने मैं कुछ जनरल जो इंफॉर्मेशन है अबाउट ग्लाइकोलिसिस और कुछ फ्री एनर्जी के पॉइंट्स वो मैं रिवाइज करवाऊंगी, ताकि बाद में जब मैं उन प्रोसेसेस को कोट करूं या फ्री एनर्जी वैल्यूज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी आइडिया हो कि मैं किस रिएक्शन में कौन सी जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। सो पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि हम लोग पहला पाथवे जो ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले पाथवेज हैं, उसमें से जो पहला पाथवे है, दिस पाथवे इज ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रहा है, सेल के साइटोसोल में। ठीक है। इस ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में एक्चुअली होता क्या है, आपकी शुगर की ब्रेकडाउन होगी। यानी इस पाथवे से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइसिस होगी, ब्रेकडाउन होगी। किसकी ब्रेकडाउन होगी, आपकी शुगर की, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। यानी उसका जो फुल फ्लैज एक 6 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होके 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की डिग्रेडेशन होगी, और ये डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स होगी, और इस डिग्रेडेशन के रिस्पॉन्स में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट प्रोड्यूस होंगे। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक 6 कार्बन शुगर यानी ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पायरोवेट। ये एक चीज आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस की जो नेट यील्ड हमारे पास आएगी वो क्या होगी कि ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। बट इन एडिशन टू द पायरोवेट हमारे पास 2 और मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होंगे। लाइक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ब्रेकडाउन होगी। सो ब्रेकडाउन के रिस्पॉन्स में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में सेव हो जाएगी। सो हमें पायरोवेट के साथ साथ ग्लाइकोलिसिस में एटीपी भी प्रोडक्ट में मिलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये चीज आप लोगों के सामने डिस्कस की थी कि जो कैटाबोलिक पाथवेज होते हैं वो ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होंगे उनको एक्सेप्ट करने के लिए NAD+ अवेलेबल होगा। सो ग्लाइकोलिसिस के एंड पे इस NAD+ की जो रिड्यूस फॉर्म है विच इज NADH, ये भी हमें मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बाद, एक 6 कार्बन शुगर की ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट, ATP एंड NADH, ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली हम इस प्रोसेस में हर एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को इन डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है। सो पहले मैंने आपसे ये कहा कि इस प्रोसेस के अंदर एक 6 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा, ATP बनेगा, NADH बनेगा। और दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि इसको फर्दर हमने 2 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ये इन स्टेजेस को सेपरेट कर रही है। पहली स्टेज या पहली फेज आपके पास होती है प्रिपरेटरी फेज। ठीक है। इसमें हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन। और किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें ATP मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा के। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है
प्रिपरेटरी फेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटीपी की इन्वेस्टमेंट करते हैं. एटीपीज आर इन्वेस्टेड, या इन सिंपल वर्ड्स इसमें एटीपीज यूज होते हैं. ठीक है, इसमें प्रोडक्शन नहीं होती, इसमें एटीपी की कंजप्शन होती है. देन आपके पास आ जाती है सेकंड फेज जिसको हम कहते हैं पे ऑफ फेज. ठीक है, सेकंड फेज आपके पास आएगी पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज में आपके पास फर्स्ट 5 रिएक्शंस आते हैं. ठीक है, फर्स्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन सी फेज से बिलोंग करेंगे? प्रिपरेटरी फेज. और ये ऐसी फेज है जिसमें एटीपीज यूज होते हैं और इसमें एक्चुअली ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है. सेकेंड फेज आपके पास है पे ऑफ फेज जिसमें नेक्स्ट आपके पास 5 रिएक्शंस आएंगे और इस फेज में आपके पास जो है वो एटीपीज प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, एक तो आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी और दूसरा यहाँ पे NADH भी प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, सो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करने से पहले कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में कन्वर्ट होगी, NADH प्रोड्यूस करेगी, ATP प्रोड्यूस करेगी. और फिर हमने ये कहा है कि इसके जो टोटल 10 इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उसमें से फर्स्ट 5 रिएक्शंस को हम प्रिपरेटरी फेज में रखते हैं. ये ऐसी फेज है जिसमें ATPs कंज्यूम होते हैं और इसमें ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर ऑक्सीडेशन. और नेक्स्ट आपके पास जो 5 रिएक्शंस हैं वो बिलोंग करते हैं पे ऑफ फेज से और ये एक ऐसी फेज है जिसमें एटीपी और NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है. यानी यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ये इन दोनों फेजेस में डिफरेंस है. एक और चीज जो आपने यहाँ पे क्लियर करनी है, थर्ड पॉइंट. अभी तक मैंने एक फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों के सामने ये इक्वेशन डिस्कस की है, सेकेंड पॉइंट में ये 2 स्टेजेस डिस्कस किए हैं और थर्ड मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस के कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप इन ग्लाइकोलिसिस में जितने भी इंटरमीडिएट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जितने भी इंटरमीडिएट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स हैं. यानी हमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरोवेट के दरमियान जितने भी इंटरमीडिएट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में हैं. कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच ना हो. कि इस केस में एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, सो वो एनर्जी ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप्स की फॉर्म में होगी. किसी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से लो एनर्जी मॉलिक्यूल तक जब एनर्जी आती है तो वो फॉस्फेट ग्रुप्स की फॉर्म में आती है. ठीक है, सो एक मैकेनिज्म आपके पास हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर का. इसके अलावा जो सेकंड मैकेनिज्म आपके पास है, जो सेकंड रीजन है कि व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉस्फोराइलेटेड, उसको आप यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपके पास कहाँ पे हो रहा है? सेल के साइटोसोल में. और ये चीज याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज किसी सेल के साइटोसोल में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर GLUT ट्रांसपोर्टर, so this glucose can also leave this cell depending upon condition. यानी ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर भी हो सकता है और सेल से बाहर रिलीज भी हो सकता है. लेकिन जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आता है आपके पास पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज जो कि एटीपी से एक फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर? ग्लूकोज के ऊपर. दिस इज हेक्सोकाइनेज और इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. सो एक दफा ये ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट हो गया, ये फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स इस चैनल को क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दीज ट्रांसपोर्टर्स आर इम्परमिएबल टू दी फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट. सो इस केस में चूंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल में हो रहा है, आपके सारे के सारे जो इंटरमीडिएट्स हैं वो फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स होते हैं ताकि कोई भी इंटरमीडिएट साइटोसोल से बाहर ना जा सके.
सो फॉस्फोराइलेशन इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप किसी मॉलिक्यूल को, किसी इंटरमीडिएट को फोर्स करते हो कि वो उस सेल के अंदर ही रहे। ठीक है, सो जैसे ही ये हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाएगा, इट मीन कि ये उस ग्लूकोज को मार्क कर रहा है कि दिस ग्लूकोज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेल। ये सेल से बाहर नहीं जाएगा। इसने अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ग्लाइकोजिन बनाना है, सेल वॉल की बायोसिंथेसिस करनी है, या किसी भी पाथवे में जाना है, वो इसी सेल के अंदर रहेगा, इस सेल से बाहर है। सो ये जो आपको इंटरमीडिएट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होना एक्चुअली सेल के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये इंटरमीडिएट्स दे विल नॉट लीव सेल। और दूसरी तरफ आपके पास एनर्जी ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो इन फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स हमने क्लियर किए कि ग्लाइकोलिसिस में नेट प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ग्लाइकोलिसिस की टोटल कितनी फेजेस हैं, और थर्ड पे हमने ये देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस में आपके फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उन फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब एक और पॉइंट मैं आप लोगों को सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको माइंड में रखें। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है कि वाई ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स आर फॉस्फोराइलेटेड। अब एक चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर रखनी है, या जो मैं फ्री एनर्जी के कुछ पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में आगे जितने एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, उन सब रिएक्शंस में आप ये चीज़ देखोगे कि हर रिएक्शन के साथ उसकी फ्री एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, सो आप लोग इन पॉइंट्स को एक दफ़ा रिकॉल ज़रूर कर लें कि किसी भी रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमें उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में भी बताती है, और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू हमें उस रिएक्शन की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर के बारे में भी बताती है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा जी प्राइम नॉट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन फेवरेबल रिएक्शन है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी प्राइम नॉट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस या फिर फेवरेबल है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी प्राइम नॉट का जो न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ जो न्यूमेरिकल फिगर है वो लार्ज नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल या फिर यूनिडायरेक्शनल है। और अगर आपके पास डेल्टा जी प्राइम नॉट की वैल्यू एक स्मॉल नंबर है, तो दिस रिएक्शन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, और ये क्या है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में जा सकते हैं, जबकि इस केस में आपका रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होगा। रिएक्टेंट्स हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी हम मल्टीपल ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे विच आर रिवर्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन में आप लोगों के सामने लिखती हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। ठीक है, इसकी फ्री एनर्जी वैल्यू जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये आइसोमेरेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, एंड दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैन मूव बैक, और ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस केस में या इस कंडीशन में सेल का एनर्जी स्टेटस बहुत कम है, एटीपी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, बल्कि इसको फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो सके,
पायरोवेट में कन्वर्ट हो सके। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए। इस रिएक्शन को कहाँ पे जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। यस। पहला स्टेप आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये स्टेप तो इरिवर्सिबल, इसका मतलब है जैसे ही ग्लूकोज सेल में एंटर होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आपके पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकती है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज इक्वली फेवरेबल इन बोथ डायरेक्शंस। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन अगर इस टाइम सेल को एनर्जी की जरूरत है तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना चाहिए? पायरोवेट में कन्वर्ट होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि इस लो एनर्जी कंडीशन में इस रिएक्शन को रिवर्स होने की जरूरत नहीं। जितना ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है वो सारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना चाहिए। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फौरी तौर पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाना चाहिए। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होना चाहिए। और इसी तरह से बाकी सारे रिएक्शंस को भी पायरोवेट की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इन रिएक्शंस को रिवर्स नहीं होना चाहिए। ओके। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनको हम यूनिडायरेक्शनल कैसे बना सकते हैं, या इन रिएक्शंस को हम फोर्स कैसे कर सकते हैं कि तुम इसी डायरेक्शन में मूव करो, रिवर्स ना हो। इसके लिए आप लोगों ने शायद PC3 में या PC1 में शायद केमिस्ट्री में कहीं एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपके जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को आप यूनिडायरेक्शनल बना सकते हो अगर आप वहां पे बनने वाली प्रोडक्ट को किसी नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम कर लो। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फौरी तौर पे अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा। और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी आपके जो पाथवे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर रिएक्शन इसीलिए लिंक्ड होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, ताकि एक स्टेप की प्रोडक्ट फौरी तौर पे अगला एंजाइम कंज्यूम कर ले। ठीक है। और जैसे ये प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगी आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं रहेगा, यानी वो क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। हमेशा आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनते ही नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा। सो पिछले एंजाइम को चांस ही नहीं मिलेगा कि वो उसके रिएक्शन को क्या कर सके? रिवर्स कर सके। सो ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो बेशक दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट को नेक्स्ट एंजाइम फौरी तौर पे कंज्यूम कर ले तो आपके पास वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? यूनी डायरेक्शनल में मूव करेगा। यानी आप कह सकते हो कि इसीलिए ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिसिस में, ये 10 एंजाइम्स जो हैं ये कोलेक्टिवली वर्क क्यों कर रहे हैं, सेपरेट रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज इनके जो कॉम्बिनेशन है, इनके आपस में जो है वो कंसेंसस की वजह से आपकी ग्लूकोज की पायरोवेट में कन्वर्जन जो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। यही वजह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो एक पाथवे की फॉर्म में होते हैं, जिसमें सपोज ए एंजाइम है, उसकी प्रोडक्ट सपोज यहाँ पे एक्स है और वाई है, इस एंजाइम की प्रोडक्ट को फौरी तौर पे अगला एंजाइम कंज्यूम कर लेता है। ठीक है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसको तीसरा एंजाइम कंज्यूम कर लेता है। सो इस केस में ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल नहीं, सॉरी यस, रिवर्सिबल नहीं रहेंगे, बल्कि ये यूनिडायरेक्शनल में मूव करेंगे, बिकॉज एक एंजाइम की प्रोडक्ट फौरी तौर पे नेक्स्ट एंजाइम कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करने से पहले।